वंदे मातरम। पिछली क्लास में हमने अर्थशास्त्र और आर्थिक क्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं उनके विषय में थोड़ा सा पढ़ा था। मुख्य रूप से हमने आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में विभाजित किया था, जिसमें उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व ये मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं का क्रम था। ध्यान रखें, आर्थिक क्रियाओं को इसी क्रम में हमने रखना होता है क्योंकि ये इसी क्रम में ही घटित भी होती हैं, इसलिए इनका क्रम सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आता है उपभोग, फिर उत्पादन, फिर विनिमय, फिर वितरण और सबसे अंत में आता है राजस्व। आज हम इससे अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है और इसके प्रकार क्या है। अर्थव्यवस्था का तात्पर्य मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करना या कहें कि आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था करना, इसलिए हम इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह नियंत्रण मुख्य रूप से सरकार से संबंधित होता है, तो मुख्य भूमिका इसमें सरकार की ही होती है और इसी के आधार पे हमने अर्थव्यवस्था को निर्धारित भी करना होता है। तो सरकार का नियंत्रण ही मुख्य भूमिका निभाता है कि सरकार का नियंत्रण जो है वो किस प्रकार का है। यदि सरकार का नियंत्रण पूर्णतः है या सरकार का नियंत्रण आंशिक है या सरकार का नियंत्रण वहाँ कुछ भी नहीं है, तो इस नियंत्रण के आधार पर ही हम तय करेंगे कि वह अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है। सामान्यतः आप अर्थव्यवस्था को किसी राष्ट्र के रूप में भी डिफाइन कर सकते हो कि सामान्यतः एक राष्ट्र जो है जिसकी एक भौगोलिक सीमाएं होती हैं, उन भौगोलिक सीमाओं में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनकी व्यवस्था वो राष्ट्र किस तरह से करेगा, उसी को हमने सामान्यतः अर्थव्यवस्था का नाम देना होता है। तो सरकार के नियंत्रण के आधार पर यदि हम अर्थव्यवस्थाओं को विभाजित करें तो मुख्य रूप से हम उसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे सामने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था और नंबर 3 जो अर्थव्यवस्था हमारे सामने आती है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था ये 2 ही तरह की थी प्रारंभ में। इस अर्थव्यवस्था का जो प्रादुर्भाव था वो इन अर्थव्यवस्थाओं के बाद में हुआ। तो प्रारंभ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। किसी भी चीज़ का उदय जो होता है उसके पीछे जो वर्तमान में उपस्थित है वही मुख्य कारण बन जाता है। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ कमियां थीं जिसकी वजह से समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी हो सकता है कुछ कमियां रही होगी। इसका मतलब इन दोनों ही अर्थव्यवस्था में कुछ कमियां थी और इन कमियों को दूर करने के लिए एक नई तरह की अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और वही अर्थव्यवस्था कहलाई मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्थाओं को यदि हम समझना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं को हम यूँ ही समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा आसान करके आपको बता दूं। आसान किस तरह से करना है कि तीनों को अलग कर दिया जाए तो हमें पता हाँ भाई ये कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिटीज है, तो इसका मतलब हम उसे बोलेंगे हाँ भाई ये पूंजीवादी है या ये समाजवादी है या कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो कुछ मुख्य आधार बिंदु हैं हमारे पास ऐसे जिनके आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि यदि ऐसा है तो वह कौन सी अर्थव्यवस्था है। उन आधारों को लेते हुए मैंने तीनों अर्थव्यवस्थाओं को आपके सामने अलग अलग रखा है। हमारे सामने मुख्य रूप से कुछ बिंदु रहेंगे, तो यहाँ किस आधार पे हमने तय करना है कि अर्थव्यवस्था कौन सी है कि कौन सी नहीं, और यहाँ मैंने तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं को अलग अलग लिया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हमने इनको डिफाइन करना है। तो जैसा कि पूर्व में हमने देखा कि सरकारी नियंत्रण के आधार पर ही इन अर्थव्यवस्थाओं को हमने डिफाइन करना होता है या कहीं कि इन अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना होता है। तो सबसे पहले हमने बिंदु लिया है सरकारी नियंत्रण। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसमें सरकारी नियंत्रण न के बराबर होता है, जिसे मैं बोल सकता हूँ कि शून्य, यानी कि वहाँ सरकारी नियंत्रण नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सरकारी नियंत्रण होता ही नहीं है। सरकार का रोल जो है वो केवल इतना होता है कि सरकार को यदि लगे कि हाँ भाई अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं
किसी भी नियम की वजह से या किसी भी इस तरह की कोई बैरियर्स आ जाए, और उसको दूर करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं इस अर्थव्यवस्था में भी अपना रोल जो है वो निभाना पड़ता है। तो ये नहीं कहेंगे कि सरकार का रोल होता ही नहीं है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे होता है, किस तरह से अर्थव्यवस्था चलेगी, उसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है। यानी कि ये एक तरह से सरकार से मुक्त अर्थव्यवस्था होती है। जब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वहाँ सरकार का नियंत्रण जो है वो पूरी तरह से, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 100% सरकार का नियंत्रण वहाँ पाया जाता है। जो कुछ भी करना है कौन करेगी? सरकार तय करेगी। सरकार तय करती है क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी कुछ करना है वो सारा का सारा डिसीजन सरकार का ही होता है। कौन सी अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखा जाए तो पूंजीवाद और समाजवाद से अलग नहीं है। इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का एक मिश्रित रूप ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ कुछ कमियाँ थी, यहाँ कुछ कमियाँ थी, उन दोनों कमियों को दूर करते हुए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ गुण पूंजीवादी के होते हैं तो कुछ गुण समाजवादी के होते हैं। तो यहाँ सरकार का नियंत्रण होता भी है तो नहीं भी होता, यानी कि यहाँ कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ समाज सरकार का नियंत्रण होता है और कुछ हिस्सों को सरकार के नियंत्रण से बिल्कुल से मुक्त रखा गया है। अब हम दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा मुख्य आधार हमारे पास जो रहेगा वह है कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है इन अर्थव्यवस्थाओं का। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। तो यदि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था है या उपक्रम जो होते हैं, फर्में होती हैं, उद्योग जो होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। तो यही मुख्य उद्देश्य है, इसके आधार पर ही वे संस्थाएं कार्य करती हैं। अब यहाँ लाभ कमाना उद्देश्य हमारे सामने ये आता है कि भाई लाभ कमाना उद्देश्य तो सारी अर्थव्यवस्थाओं का होता है, बिल्कुल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना एक उद्देश्य नहीं होता है, यहाँ भी होता है। लेकिन दोनों में मुख्य अंतर क्या नज़र आ रहा है आपको? यहाँ लाभ कमाने पर मुख्य ध्यान दिया जाता है और यहाँ लाभ कमाना ही मुख्य बिंदु नहीं होता, यहाँ समाज का कल्याण मुख्य बिंदु होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या करेंगे हम? तो लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य है तो यहाँ ये ध्यान नहीं रखा जाता कि लाभ कमाने के लिए जो तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे तरीके सही हैं कि गलत, उचित है कि अनुचित है। इन बातों से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने से मतलब होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं, शराब का उत्पादन करना। तो सामाजिक दृष्टिकोण से देखो तो शराब का उत्पादन कहीं ना कहीं गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि समाज के लिए वो कहीं ना कहीं हानिकारक है, समाज के लिए लाभकारी नहीं होता। लेकिन शराब के उत्पादन से लाभ जो है वो बड़ी मात्रा में होता है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने के उद्देश्य से शराब इत्यादि का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। लेकिन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था इस तरह के लाभ को महत्व नहीं देती, वहाँ समाज का कल्याण ज़्यादा ज़रूरी होता है न कि लाभ। अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बड़ी आसानी से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम बात करते हैं एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ भी कमाना होता है तो साथ ही साथ समाज के कल्याण को भी महत्व देना होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां शराब का उत्पादन किया भी जाता है तो कहीं ना कहीं उसके जो हानिकारक जो प्रभाव हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। यानी कि शराब का उत्पादन एक सीमित मात्रा में किया जाता है, एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। तो ऐसा कहाँ किया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे बिंदु की तरफ कि उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार किसका होता है। दोस्तों, उत्पत्ति के साधन जो हैं उनको सामान्यतः हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? तो उत्पत्ति के साधन होते हैं जैसे कि भूमि, ये एक उत्पत्ति का साधन है। पूंजी, ये एक उत्पत्ति का साधन है। श्रम, ये भी एक उत्पत्ति का साधन है। और साहस। इस तरह के उत्पत्ति के साधनों को हमने मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित करना होता है। इन उत्पत्ति के साधनों पर जब हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो वहाँ पे किसका अधिकार होता है? पूंजीपति वर्ग का अधिकार होता है, यानी कि जो पैसे वाले होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, उनका ही अधिकार होता है। अधिकार होने का मतलब इनकी एक बड़ी मात्रा ये पूंजीपति वर्ग ही इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, इनके पास पैसा अधिक होता है। लेकिन जब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये उत्पत्ति के साधन जो है ये सरकार के नियंत्रण में, सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। सरकार इन्हें कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना, ये सारा का सारा निर्धारित करने का जिम्मा सरकार का ही होता है। और सरकार ये सारी चीज़ें किस आधार पर तय करती हैं? समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही
तय करती है। या ऐसे में यूँ पद आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ कि हमें श्रम सघन तकनीक का इस्तेमाल करना है या पूंजी सघन तकनीक का इस्तेमाल करना है। तो ये सामान्यतः समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज के कल्याण को देखते हुए सरकार तय करती हैं, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये किस आधार पर तय किया जाता है? लाभ के आधार पर तय किया जाता है। तो इस तरह से उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार। लेकिन जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इन उत्पत्ति के साधनों पर दोनों का ये अधिकार होता है, यानी कि कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग जो है वो लाभ के उद्देश्य से भी इनका इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि वह पूंजी सघन तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो साथ ही साथ सरकार को इन उत्पत्ति के साधनों पर ध्यान भी देना होता है, क्योंकि समाज का कल्याण इन उत्पत्ति के साधनों से प्रत्यक्षतः जुड़ा होता है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। तो इन अर्थव्यवस्थाओं के अन्य क्या क्या नाम हम दे सकते हैं, और साथ ही साथ इनके उदाहरणों की भी हम बात करेंगे। तो जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या बनता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था जो है वो इस कारण से हम इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ जो कुछ भी निर्धारित होता है वो बाजार में तय होता है। यानी कि यदि वस्तु और सेवाओं की कीमतें निर्धारित होनी है तो कहाँ तय होगी? बाजार में। उत्पत्ति के साधनों की मजदूरी या प्रतिफल का निर्धारण होना है तो कहाँ होगा? बाजार में होगा। और बाजार में ये निर्धारण कौन करता है? बाजार में ये निर्धारण करता है मांग और पूर्ति। ये दो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो तय करती हैं कि वस्तु की कीमतें क्या होगी, उत्पत्ति के साधनों की मजदूरी या उनकी कीमतें क्या होगी। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। जब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो उसे कहा जाता है नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ योजनाएं बनाई जाती हैं, और योजनाएं किस आधार पर बनती हैं कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, कौन से तरीके हैं जहाँ समाज का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और उस आधार पर ही कहीं ना कहीं इन अर्थव्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी कि ये एक प्लान बना के कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का संचालन करती है। फिर तीसरी अर्थव्यवस्था हमारे पास है मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसे हम कहते हैं नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक बिंदु है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सरकार के नियंत्रण में पूंजीपति वर्ग कार्य करते हैं, यानी कि उन्हें छूट तो दी जाती है लेकिन छूट उन्हें एक लिमिट में ही दी जाती है। कहीं ना कहीं सरकार का नियंत्रण उन पे होता है, यानी कि नियम वगैरह बनाने का काम कौन करती है? सरकार करती है। उन नियमों के अंतर्गत ही काम किसको करना होता है? पूंजीपतियों को करना होता है। इसलिए इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इन अर्थव्यवस्थाओं की यदि हम उदाहरण देखें तो हमारे सामने कौन कौन से आ सकते हैं। तो यदि हम बाजार अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसके कुछ उदाहरण देखना चाहें तो हमारे सामने कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अमेरिका। इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं ब्रिटेन। यदि हम नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारे सामने उदाहरण किसका आता है? रूस यानी कि रशिया। इसी तरह से चीन। यदि हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो बहुत ही चिर परिचित नाम हमारे सामने हमारे देश का ही निकल के आता है, भारत। भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं, चीन को छोड़ दे तो वहाँ भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही कहीं न कहीं काम में ली जाती है, यानी कि वहाँ भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। तो इस तरह से हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी है, समाजवादी है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब हम एक छोटे से टॉपिक को और लेंगे, उसके बाद हमारी क्लास को कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास एक बिंदु निकल के आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों ये अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के हिसाब से, कि आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, आर्थिक समस्याएं वे समस्याएं होती हैं जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं विद्यमान होती है, और प्रत्येक अर्थव्यवस्था के प्रत्येक नागरिक को कहीं ना कहीं इन्हें फेस करना होता है। अब इसके पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं? तो इन कारणों को समझने का सबसे आसान तरीका हमारे सामने है, वो यही है कि जब इन बिंदुओं को हम पढ़ें या समझें तो खुद को वहाँ रखो, खुद को फील करो कि यदि मैं हूँ तो वहाँ मैं क्या करता हूँ। जैसा हम कर रहे हैं वास्तव में वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई मिलेगी आप लोगों को। जैसे कि यहाँ मुख्य कारणों में कौन कौन से कारण आते हैं, तो सबसे पहला कारण हमारे सामने क्या निकल के आता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। सुनने में ये चीज़ बहुत आपको ईजी लगी होगी और आपने पहली बार में ही विश्वास कर लिया होगा कि हाँ, आवश्यकताएं अनंत होती हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप अपनी आवश्यकताओं की लिस्ट बनाइए, अब भी बनाइए,
और देखिए कि वो लिस्ट कहाँ तक जाती है। हो सकता है आप 50 नाम लिख लो, 100 नाम लिख लो, 150, 200, 300, 500 नाम लिख लोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो अनकाउंटेबल है। और यहाँ हमने साफ साफ लिख दिया कि आवश्यकताएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं। तो इसके पीछे कारण क्या होते हैं? तो आवश्यकताएं अनंत होने के पीछे कारण क्या होता है कि जैसे ही हमारी एक आवश्यकता पूरी होती है, उस आवश्यकता से जुड़ी हुई अन्य आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि हमने मकान बना लिया, अब मकान से जुड़ी हुई बहुत सारी आवश्यकताएं हमारे सामने आ गई, जैसे कि वहाँ पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों एक आवश्यकता के साथ और आवश्यकताएं जुड़ के हमारे सामने आ जाती हैं। तब हम कहते हैं कि आवश्यकताएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं। दूसरा मुख्य जो कारण बन के आता है वो होता है साधन की सीमितता, यानी कि साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। साधन की जब हम बात करें, इसका मतलब कि जिनसे हम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो जिनसे हम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे वे जो साधन हैं, वे साधन हमारे पास क्या होते हैं, सीमित होते हैं, यानी कि वो अनंत नहीं होते हैं। इसलिए उन सीमितता के आधार पर ही हमने हमारी आवश्यकताओं को ध्यान देना पड़ता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रीजन बन के आते हैं। लेकिन इन साधनों की सीमितता के साथ साथ इन साधनों में एक और विशेषता पाई जाती है, और वह विशेषता क्या आती है कि इन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी किया जा सकता है। अब देखिए वैकल्पिक प्रयोग क्या होता है। तो साधन के रूप में मान लीजिए कि हमारे पास एक 500 रुपये का नोट है। अब इस 500 रुपये के नोट से आप क्या क्या परचेज कर सकते हो? ये थोड़ी सी बात है। हम चाहें तो कपड़े भी खरीद सकते हैं, हम चाहें तो किसी अच्छे से होटल या रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खा सकते हैं, या हम चाहे तो इससे और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब उन विकल्पों में से हमने कौन सा विकल्प चूज करना है? यदि ऐसा विकल्प नहीं होता तो शायद ये समस्या के रूप में हमारे सामने नहीं आता। जैसे मान लीजिए इस 500 रुपये के नोट पे यदि लिख दिया जाए कि इस 500 रुपये के नोट से आप केवल और केवल कपड़े ही खरीद सकते हो, तो विकल्प है क्या कोई दूसरा आपके पास? नहीं है। लेकिन इस 500 के नोट पे ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है। तो ये इसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, इस वजह से भी कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो बन के आता है वो है चयन की समस्या। साधन सीमित नहीं होते, और यदि उनके वैकल्पिक प्रयोग नहीं होते तो यहाँ चयन की समस्या, चुनाव की समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन ये दोनों कारण थे, इस वजह से हमने इस समस्या को भी फेस करना पड़ता है। यानी कि अब मुझे तय करना है कि इस 500 रुपये से मुझे कपड़े खरीदने हैं कि मुझे खाना खाना है। दोनों तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। यदि और भी कुछ यहाँ पे कारण दे दिए जाए, विकल्प दे दिए जाए, तो शायद चुनाव करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये चुनाव हम किस आधार पर करते हैं? ये चुनाव हम करते हैं कि कौन सी आवश्यकता हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो ज़रूरी है उसे हम क्या करेंगे? प्राथमिकता देंगे। तो हमें वहाँ चुनाव करना ही होगा, यानी कि यहाँ से किसी एक को छोड़ के दूसरे विकल्प का चुनाव करना ही पड़ेगा। या तो कपड़े खरीदने होंगे या तो खाना खाया जा सकता है। तो ये चुनाव की समस्या ही दोस्तों वास्तव में अर्थशास्त्र का ये मान लीजिए मुख्य कारण है, जिस वजह से हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। यदि इस चयन की समस्या को हटा दिया जाए तो शायद अर्थशास्त्र का कोई महत्व नहीं रहेगा, या यूँ कहे कि अर्थशास्त्र को ख़त्म कर दो। तो ये चयन की समस्या ही है जिस वजह से हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण रीजन होता है। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए ये जो मैंने अभी कुछ बिंदु बताए, आपके लिए कहीं ना कहीं इस अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होंगे। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो उन समस्याओं को भी मैं अगली क्लास में कहीं ना कहीं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।